नमस्कार दोस्तों, मैं तारा चंद यादव नेशनल फाउंडेशन से। अपन आज बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है? तो हॉर्टिकल्चर शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। इस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। अपन लैटिन भाषा के जो भी शब्द है वो अपन देखेंगे कि कौन कौन से शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। बताता हूँ, देखो मैं आपको, जो भी शब्द के पीछे यदि कल्चर लगा हुआ है वो कल्चर वाले पूरे के पूरे शब्द लैटिन भाषा के होंगे। कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होंगे। किसी भी शब्द के पीछे यदि लैटिन ये कल्चर लगा हुआ है तो वो लैटिन भाषा का ही होगा। यदि किसी शब्द के पीछे लॉजी लगा हुआ है तो वो लॉजी वाला होगा ग्रीक भाषा का। लॉजी वाला होगा ग्रीक भाषा का। यदि लॉजी लगा हुआ है वो शब्द होगा ग्रीक भाषा का, और जिसके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो होगा लैटिन भाषा का। ये जैसे हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ओलोरिकल्चर है, ये जो भी शब्द है जिसके पीछे कल्चर लगा हुआ, कल्चर वाले हमेशा लैटिन भाषा के शब्द रहेंगे, और जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ है वो हमेशा ग्रीक भाषा के शब्द रहेंगे। तो इसके आगे अपन देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, और लैटिन भाषा से होर्टस शब्द से मिलकर बना है। होर्टस शब्द का मतलब होता है कि गार्डन। होर्टस शब्द का मतलब होता है गार्डन, और गार्डन इसका होर्टस का हिंदी होता है गार्डन, और गार्डन को बोलते हैं अपन बगीचा या बाग, ये अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसके बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में बेसिक जो बात है वो पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ कि जैसे ये ब्रांच तो इसकी है, एग्रीकल्चर की है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या? जैसे एग्रीकल्चर में 3 ब्रांच होती है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, एनिमल हस्बेंड्री है, 3 ब्रांच होती है इसमें। और इसकी हॉर्टिकल्चर की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है कि कृषि विज्ञान की भाषा का जिसमें अपन फल, फूल, सब्जी आदि का अध्ययन करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर उसे अपन कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर के अंदर जो जो ब्रांच है उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन सब इससे पहले अपन बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर जो शब्द है उस शब्द इस अपन हॉर्टिकल्चर में जो भी स्कोप है इस स्कोप के बारे में अपन आगे देखेंगे। इसमें जो स्कोप इसका क्या है, सबसे गोल्डन स्कोप है इसका हॉर्टिकल्चर का। एग्रीकल्चर में सबसे बढ़िया स्कोप है इसका हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर में बढ़िया बढ़िया स्कोप है, इसमें अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है। जैसे NHM है, NHM है, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये 2005-06 में आया। 2005-06 में आया था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब आया? 2005-06 में आया था। नेशनल जो हॉर्टिकल्चर मिशन है इसका काम ये है कि ये जो भी उद्यान विज्ञान की जो भी प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को बताती है और उनको प्रोत्साहन करती है, उनको ऋण प्रदान करवाती है, और उस के हिसाब से इसमें प्रोडक्शन, किस हिसाब से प्रोडक्शन होता है वो बताती है कि अपन हॉर्टिकल्चर से यदि प्रोडक्शन लेना है, हॉर्टिकल्चर से अपन प्रोडक्शन क्यों लें। ये बात ये भी तो है कि अपन हॉर्टिकल्चर ही क्यों ले, एग्रोनॉमी की फसलें भी ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की क्यों ले? क्योंकि हॉर्टिकल्चर और जो एग्रोनॉमी की जो भी फसलें हैं उसके अंदर दिन और रात का अंतर है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती है, जो जैसे फल है, तो फल हमेशा जो भी एग्रोनॉमी की फसलें, उन फसलों से हमेशा महंगे बिकते हैं, उनसे आमदनी ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और कम क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक फल प्राप्त होते हैं। और अधिक से अधिक फल प्राप्त होंगे तो किसानों को अधिक से अधिक आय प्राप्त होगी, इसलिए वो हॉर्टिकल्चर को ही चॉइस करते हैं, उद्यान विज्ञान को चॉइस करते हैं, वो फलों को ही चॉइस करते हैं। और एग्रोनॉमी में जैसे 1 हेक्टर के अंदर, मानो 1 हेक्टर के अंदर आम का उत्पादन होता है 100 क्विंटल। कितना होता है? 100 क्विंटल होता है। लेकिन एग्रोनॉमी की जो फसल है, जैसे गेहूँ है, तो गेहूं का जो उत्पादन होगा इससे कम होता है और कम पैसे में जाता है गेहूं। ये जो फल है, जैसे आम है, तो आम अधिक पैसे में जाएगा, तो ये किसानों को अधिक आय प्राप्त होने के लिए भी इसका मुख्य योगदान रहता है हॉर्टिकल्चर का। और हॉर्टिकल्चर में अनेक सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से अपन किसानों को बता सकते हैं और किसान उनको अपना सकते हैं। किसान यदि उनको अपना ले तो हॉर्टिकल्चर से लगभग 1.5 गुना अधिक उत्पादन होता है और 1.5 गुना अधिक उनसे आय प्राप्त होती है, और भी इसमें कम खर्च में ही अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन कि इस NSM के बाद राजस्थान के अंदर भी इसके बहुत सारे और भी जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। जैसे है एक्सीलेंस, राजस्थान के अंदर जो एक्सीलेंस चलाए जा रहे हैं, वो एक्सीलेंस का मतलब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एक्सीलेंस होता क्या है। एक्सीलेंस कहते किसे हैं? एक्सीलेंस वह स्थान है जहाँ पर जैसे कोई
फल है उस फल को उनकी नर्सरी तैयार करके वहाँ पर अच्छे प्रकार से फलों को तैयार करके अच्छे रोग मुक्त फलों की नर्सरी तैयार करके प्लांट तैयार करके किसानों को उस एरिया में पहुँचाया जाता है जहाँ पर एक्सीलेंस, जैसे अनार का एक्सीलेंस डिंडोल बस्सी में है। अनार का एक्सीलेंस कहाँ है? डिंडोल बस्सी में है इसका। अनार का एक्सीलेंस कहाँ है? डिंडोल बस्सी, डिंडोल बस्सी जयपुर में है। अनार का एक्सीलेंस कहाँ है? जयपुर में है। तो इसका अनार का एक्सीलेंस जयपुर में, मैंने आपको बताया एक्सीलेंस का काम ये होता है जहाँ पर छोटे छोटे फलों, जैसे फलों को तैयार करके वहाँ पर पौधों को तैयार करके और फिर उनको नर्सरी से उनको किसानों को भेजा जाता है और उनको फिर लगाने के लिए दिया जाता है कि आप ये फ्रूट्स लगाओ, आप ये फ्रूट्स लगाएंगे तो इतना आपका इतना उत्पादन होगा, इस उत्पादन को आप यदि बाजार में लेके जाओगे तो आपको इतनी आय प्राप्त होगी। इसलिए वो ऐसे एक्सीलेंस कई चलाए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे आम का एक्सीलेंस कहाँ है? आम का एक्सीलेंस भी बना हुआ है राजस्थान के अंदर, और अनार का एक्सीलेंस है, और खजूर का एक्सीलेंस भी है। किसका है? खजूर का एक्सीलेंस है। खजूर, और खजूर के बाद में जैसे चीकू का एक्सीलेंस भी है। ये कई प्रकार के जो अपन ये हॉर्टिकल्चर के जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें अपन बात करेंगे कि कौन से एक्सीलेंस कहाँ पर है। मेन बात है कि एक्सीलेंस का काम ये है यहाँ पर कि अपन एक किसानों को छोटे छोटे पौधे तैयार करके, रोग मुक्त पौधे तैयार करके वहाँ देते हैं, पहुँचाते हैं, फिर वो किसान वहाँ उगाते हैं और उनसे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे फिर देखते हैं। परिभाषा अपन ने देख ली। इसकी परिभाषा के बाद में अपन देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी ब्रांच है। जैसे हॉर्टिकल्चर की ब्रांच कौन कौन सी है? हॉर्टिकल्चर को अपन 4 ब्रांचों में, 4 शाखाओं में डिवाइड करते हैं। पहली ब्रांच है पोमोलॉजी, दूसरी है ओलोरिकल्चर, तीसरी है फ्लोरिकल्चर और चौथी है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पीएचटी का मतलब होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। 4 ब्रांचों में इसको अपन डिवाइड करेंगे और 4 ब्रांचों में अपन इसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले ब्रांच देखते हैं कि सबसे पहले ब्रांच कौन सी है? पोमोलॉजी है। सबसे पहले ब्रांच कौन सी है? पोमोलॉजी है। तो पोमोलॉजी देखो, मैंने आपको बताया था जिस शब्द के पीछे यदि कल्चर लगा हुआ है तो वो हमेशा लैटिन भाषा का होगा, और जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ है वो हमेशा ग्रीक भाषा का होगा। लेकिन जो पोमोलॉजी शब्द है, ये शब्द पूरी एग्रीकल्चर में एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे अपन देखते हैं पोमोलॉजी में, जैसे ये पोमोलॉजी है, ये लैटिन व ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है, जिसका मतलब इसका पमम, इसका 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पमम, दूसरा है लॉजी। पमम का मतलब ये होता है, पमम का मतलब फ्रूट से होता है। पमम एक फ्रूट होता है तो उसका है फल, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। मतलब ये हो गया कि पोमोलॉजी में अपन फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि फलों का अध्ययन किस में करते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ये पूछा जाता है। अपन को डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि फलों का अध्ययन किस में करते हैं, वो हमेशा ये पूछते हैं कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। पिछले साल 2019 में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो ये शब्द है, जो 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं अपन को, एक तो है पमम, दूसरा है लॉजी। जो ये पमम शब्द है, ये पमम शब्द ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। पमम शब्द, सॉरी ग्रीक, ये पमम शब्द है लैटिन भाषा का। किसका है? लैटिन भाषा का है। पमम शब्द लैटिन भाषा का है, और जो लॉजी है ये ग्रीक भाषा का है। जो पमम शब्द है, ये पमम शब्द लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और जो ये दूसरा शब्द दे रखा है लॉजी, ये लॉजी ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। मतलब पोमोलॉजी है जो 2 भाषाओं से मिलकर बना है। पहला है लैटिन, दूसरा है ग्रीक। ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है। पमम का मतलब होता है फल, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो ये पमम, ये कंपटीशन में ये पूछा जाए कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन आ जाए जैसे लैटिन भाषा, दूसरा आ जाए ग्रीक भाषा, तीसरा आ जाए अरबी भाषा, और चौथा आ जाए संस्कृत भाषा। तो आपको कौन सा करना है? देखो, ऐसे आए तो आपको हमेशा ग्रीक भाषा का करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस भी शब्द के पीछे लॉजी लगा हुआ हो, उस शब्द
वो शब्द हमेशा किसका होगा? ग्रीक भाषा का होगा। किसका होगा? ग्रीक भाषा का होगा। तो यदि मैंने जैसे बताया है कि आपको ये पूछा जाए कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये पोमोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का। यदि क्वेश्चन को फिर आगे पूछा जाए, जैसे ऑप्शन दूसरे डाल दिए जाएं, जैसे पोमोलॉजी कौन सी भाषा का है, फिर ये बोला जाए कि पहला है ग्रीक भाषा, दूसरा है लैटिन भाषा, तीसरा है लैटिन व ग्रीक दोनों भाषा, तीसरा संस्कृत भाषा, तो आपको इसमें ऑप्शन तीसरा करना है कि ग्रीक और लैटिन भाषा दोनों शब्दों का है, ये करना है। ये इस हिसाब से आपको देखना है। फिर इस पोमोलॉजी के बारे में अपने जो पढ़ा उसके बारे में पूछा केवल ये जाएगा कि इनमें जो लॉजी लगा हुआ है वो शब्द कौन सा है और जो कल्चर है वो कौन सा है। तो जैसे एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है, पोमोलॉजी कौन सी का है, फ्लोरिकल्चर कौन सी का है, ये पूछा जाता है। फिर देखते हैं अपन दूसरे नंबर पर ओलोरिकल्चर। दूसरे नंबर पर कौन सी है? ओलोरिकल्चर। अपन देखते हैं कि ओलोरिकल्चर जो है, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन सी भाषा का शब्द है जो ओलोरिकल्चर है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कल्चर शब्द लगा हुआ है, यदि पीछे किसी भी शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ है तो कल्चर वाला हमेशा कौन सा होगा? लैटिन भाषा का होगा। ये कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। तो ये ओलोरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द हुआ? लैटिन भाषा का हुआ। कौन सी भाषा का हुआ है? लैटिन भाषा का हुआ है। और लैटिन भाषा का भी जैसे ओलोरीज प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। ओलोरीज का मतलब होता है सब्जी और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। क्या होता है? खेती करना। इसका मतलब ओलोरिकल्चर की परिभाषा ये हो गई कि उद्यान विज्ञान की वैसा का जिसमें अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? ओलोरिकल्चर कहेंगे। यदि कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन उसमें पूछा जाता है, तो हमेशा ये पूछेगा कि ओलोरिकल्चर में खेती करते हैं। तो ओलोरिकल्चर में अपन किसकी खेती करते हैं? सब्जियों की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? सब्जियों की खेती करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे जो तीसरे नंबर पर कौन सा ब्रांच है, वो ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फ्लोरिकल्चर है ये कौन सी भाषा का शब्द है। जो फ्लोरिकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फ्लावर्स, दूसरा शब्द है कल्चर्स। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। क्या करना? खेती करना। इसकी परिभाषा ये होगी कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन फूलों की खेती करते हैं उसे क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। फिर चौथी ब्रांच की बात करते हैं। चौथी ब्रांच है इसकी पीएचटी। कौन सी ब्रांच है? पीएचटी। पीएचटी की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि पीएचटी होता क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि पीएचटी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है ये पीएचडी की फुल फॉर्म है। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं। जैसे परिभाषा ये होती है कि कोई भी फल या सब्जी है उसके तुड़ाई के बाद में अपन जो भी उसका जैसे सॉस बनाना, अचार बनाना, जैम बनाना, मुरब्बा बनाना, जो भी प्रोसेस अपन करते हैं उसको बोलते हैं पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि फल और सब्जियों की तुड़ाई के बाद जो भी अपन इसमें अपन लंबे समय तक रखने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं पीएचडी। क्या बोलते हैं? पीएचडी बोलते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है, जैसे जैम बनाते हैं अपन, जेली बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, सॉस बनाते हैं और अचार बनाते हैं। जैसे ये तो है नहीं कि अपन जैसे अपन को जैम बनाना है तो अपन अमरूद के पेड़ के पास चले गए और जैम बन जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले अपन उनको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में पोस्ट का मतलब ये होता है कि तुड़ाई के बाद में जो भी फल और सब्जियों से जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये चार ब्रांचें थी जो अपने पढ़ी। इस चार ब्रांचों के बाद में अपन आगे देखते हैं। आगे ये है कि उद्यान विज्ञान के फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स कितने प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यदि अपन ने ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया फ्रूट्स का तो इस क्लासिफिकेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो फ्रूट्स है, अपन जो पोमोलॉजी के जो फ्रूट्स है जेड के सिलेबस में जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें यदि अपन ने ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन
वानस जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स का, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जेट के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर। वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर जो अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें जैसे है, पहले उसका कॉमन नेम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन उसमें कॉमन नेम पढ़ेंगे, फिर बाद में उसका वानस्पतिक नाम पढ़ेंगे, वानस्पतिक के बाद में गुणसूत्र पढ़ेंगे, फिर उसका कुल पढ़ेंगे, और फिर उसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं। यदि अपन ने अच्छी प्रकार से ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो यहाँ से अपने 2 से 3 क्वेश्चन आराम से तैयार हो गए। सबसे पहले वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू बोटनिकल क्लासिफिकेशन। बोटनिकल मतलब वानस्पति के आधार पर कौन कौन से, जैसे अपन ने पढ़े हैं वानस्पतिक नाम है, गुणसूत्र है, कुल है, उत्पत्ति है और खाने योग्य भाग है। जैसे यहाँ पर एक फल है, तो एक फल से देखो कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 और 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं? 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यदि अपन ये सारणी पढ़ ली, अपने याद कर ली, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा जेट में पूछे जाते हैं। देखो अपन देखते हैं इसमें सबसे पहला नंबर का देखते हैं आम। जैसे आम पढ़ते हैं, इसका कॉमन नेम आम का कॉमन, जैसे आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि मैंगो का बोटनिकल नेम क्या होता है। तो मैंगो का बोटनिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 40 इसमें गुणसूत्र होते हैं। और इसका कुल क्या है? एनाकार्डियेसी है। कुल कौन सा इसका? एनाकार्डियेसी है। और इसकी उत्पत्ति इंडो बर्मा है। उत्पत्ति क्या है इसकी? इंडो बर्मा इसकी उत्पत्ति है। और इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? मीजोकार्प। देखो मीजोकार्प क्या होता है? जो मीजोकार्प का मतलब होता है मध्य फल बीती। मीजोकार्प को क्या बोलते हैं? मध्य फल बीती बोलते हैं इसको, मध्य फल बीती। मध्य फल बीती इसको हिंदी में बोला जाता है मीजोकार्प को। तो आम का कौन सा पार्ट खाया जाता है? मीजोकार्प खाया जाता है इसका। फिर देखते हैं दूसरा नंबर का है संतरा। दूसरा नंबर का कौन सा है? संतरा। सबसे पहले संतरा का बोटनिकल नेम देखते हैं। बोटनिकल नेम क्या है इसका? संतरा का बोटनिकल नेम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। इसका बोटनिकल नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा है। और इसमें गुणसूत्र 18 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 18 होते हैं। और इसका कुल क्या है? रूटेसी है। और उत्पत्ति स्थान इसका चाइना है। और इसका खाने योग्य भाग कौन सा? जूसी प्लेसेंटल हेयर। संतरा, तो संतरा का बोटनिकल नेम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। और इसमें 2n बराबर 18 होते हैं। इसका कुल रूटेसी है। और उत्पत्ति इसकी चाइना है, चाइना या चीन। क्या है? चाइना या चीन। और इसका खाने योग्य भाग है जूसी प्लेसेंटल हेयर, इसका खाया जाता है। देखो बात करते हैं जो संतरा और जो मौसम्बी है, इन दोनों का जो बोटनिकल नेम है वो सेम लगता है। क्या लगता है? सेम लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे संतरा है, तो अपन संतरा के अंदर जो लिख रहे हैं, इसमें संतरा देख रहे हैं, तो संतरा के अंदर लास्ट के अंदर रा है। क्या है? रा है। जो बोटनिकल नेम स्टार्ट रे से होगा वो हमेशा संतरा का रहेगा। किसका रहेगा? संतरा का रहेगा। जैसे सिट्रस, साइट्रस रेटिकुलेटा, ये संतरा का है। और मौसम्बी का है सिट्रस साइनेंसिस। मौसम्बी का क्या है? सिट्रस साइनेंसिस है। और इसके गुणसूत्र इसमें 18 होते हैं। देखो गुणसूत्रों की बात करते हैं। किसी भी फल का कुल यदि रूटेसी है, कोई सा भी फल हो उसका यदि कुल रूटेसी है, तो उस फल का हमेशा कुल क्या रहेगा? जो कुल है वो तो रूटेसी रहेगा, लेकिन उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। यदि किसी भी फल का रूटेसी कुल है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या रहेगी? 18 रहेगी। यह आपको याद करना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी फल का यदि रूटेसी कुल है तो उसका 2n बराबर उसमें 18 होंगे। और इसमें देखो फिर आगे देखते हैं नींबू के बाद में, ये मौसम्बी के बाद में, जैसे इसका उत्पत्ति स्थान, मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान क्या है? वही चाइना या चीन है। और इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? जूसी प्लेसेंटल हेयर खाए जाते हैं। जो भी नींबू वर्गीय फल है, उन नींबू वर्गीय के फल के जो खाने योग्य भाग है वो जूसी प्लेसेंटल हेयर है। और जो भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके सभी का कुल रूटेसी कुल है। कौन सा कुल है? रूटेसी कुल है। और रूटेसी कुल वालों में 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 18 होती है। रूटेसी कुल वाले में कितनी होगी? 18 होगी। जेट के सिलेबस में जैसे अपना एक संतरा और मौसम्बी और नींबू है, तो इन तीनों के तीनों जो रूटेसी कुल वाले हैं इनमें 2n बराबर कितने होंगे? 18 होंगे। फिर अपन आगे देखते हैं
कि 3 नंबर है वो नींबू है। कौन सा नींबू है। और नींबू का बॉटनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और 2n बराबर वही 18, 2n बराबर मैंने आपको बताया कि 2n बराबर हमेशा रूटेसी कुलवाड़े में 2n बराबर कितना रहेगा, 18 रहेगा। और इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। और ज्यूसिड प्लेसेंटल हेयर इसके खाए जाते हैं। फिर देखते हैं आगे केला। केला का बॉटनिकल नेम है मूसा पेराडेसिया का। और केले में गुणसूत्रों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33 होती है। और केला ट्रिप्लॉइड है, मतलब त्रिगुणित है। केला कौन सा है, त्रिगुणित है। यदि आपको ये पूछा जाए कि केले में बेसिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो केले में बेसिक गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो 11 होगी। बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होंगे इसके अंदर वो 11 होंगे। 11 कैसे आए देखो आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें ये ट्रिप्लेक्स है। कौन सा है, ट्रिप्लेक्स है। ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लेक्स है, तो ट्रिप्लेक्स बराबर जैसे 33 है, तो 33 में अपन ने 3 का भाग दिया तो 11 आ गई। तो इसके बेसिक जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र है इसके बेसिक, ये पूछा जा सकता है कि केले में बेसिक गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं। तो केले में बेसिक जो गुणसूत्र है वो 11 पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, 11 पाए जाएंगे। फिर इसका कुल देखते हैं। कुल है इसका म्यूजेसी। कुल कौन सा है इसका, म्यूजेसी है। और इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया या भारत, या कौन सा है, भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद में इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, केले का एंडोकार्प खाया जाता है और मीजोकार्प खाया जाता है। केले का कौन सा पार्ट खाया जाता है, एंडोकार्प खाया जाता है और मीजोकार्प खाया जाता है। ये केले के बाद में अपन आगे देखते हैं कि कौन सा फ्रूट्स है। आगे फ्रूट है अमरूद। सबसे पहले अमरूद का बॉटनिकल नेम देखते हैं कि अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या है। अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या है, सीडियम गवाजावा। अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या है, सीडियम गवाजावा। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। और इसकी फैमिली कौन सी है, मिर्टेसी है। और इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ऊष्ण अमेरिका या पेरू। देखो इसका अमरूद का जो उत्पत्ति स्थान है ये पूछा हुआ है कि अमरूद का उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका या कौन सा है, पेरू है। और इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, थैलेमस खाया जाता है। थैलेमस या पेरिकार्प इसका खाया जाता है। अमरूद के बाद में पढ़ते हैं अपन अनार। तो वो अनार का सबसे पहले अनार का बॉटनिकल नेम देखते हैं कि अनार का बॉटनिकल नेम कौन क्या है। अनार का बॉटनिकल नेम है पुनिका ग्रेनेटम। पुनिका ग्रेनेटम। और इसमें 2n बराबर कितने हैं, 18 है। 2n बराबर कितने, इसमें 18 है। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी फल का यदि कुल रूटेसी है तो उसके 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 18 होगी। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि जिसमें 18 गुणसूत्र होंगे उसका कुल रूटेसी होगा। आप ध्यान रखना, मैंने ये बताया कि जिसी भी फल का कुल यदि रूटेसी है, कौन सा है, रूटेसी है, तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें वो 18 होंगे। जैसे अनार में भी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 18 है। और इसकी फैमिली कौन सी है, पुनिकेसी है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, ईरान है। और इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, जूसिड सीड कोट खाया जाता है। जूसिड सीड कोट या इसको एरिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं इसको। और ये इसका खाने योग्य भाग है अनार का। फिर देखते हैं आगे पपीता। पपीता का सबसे पहले बॉटनिकल नेम देखते हैं। बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया। इसमें 2n बराबर 18 है और इसकी फैमिली कैरिकेसी है। इसका उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका है। और पपीता का कौन सा पार्ट खाया जाता है, मीजोकार्प खाया जाता है। कौन सा खाया जाता है, मीजोकार्प इसका खाया जाता है। फिर देखते हैं बेर। सबसे पहले बेर का बॉटनिकल नेम है जिजिपस मोरेसियाना। और बेर में 2n बराबर कितने होते हैं, 48 होते हैं। बेर में 2n बराबर कितने होते हैं, 48 होते हैं। और जो बेर है 4x मतलब चतुर्गुणित होता है। ये क्या होता है, चतुर्गुणित होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेर में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो बेसिक क्रोमोसोम अपन निकाल के देखते हैं इसमें। जैसे ये चतुर्गुणित है या अपन बोलते हैं ट्रेट्राप्लॉइड है। कौन सा है, ट्रेट्राप्लॉइड है। तो अपन इसमें जैसे 4 का भाग दे देंगे तो इसमें आ गए 12। कितने आ गए, 12। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि बेर में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो बेर में बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं। यदि आपको ये पूछा जाए कि क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो 48 होते हैं। यदि आपको ये पूछा जाए कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो इसमें कितने हैं, 12 क्रोमोसोम नंबर होते हैं।
बेर में इसमें क्रोमोसोम के बाद में फैमिली देखते हैं, इसकी फैमिली होती है रेमनेसी। फैमिली कौन सी इसकी? रेमनेसी है। और फैमिली के बाद में इसका उत्पत्ति स्थान है इंडो चाइना या इंडिया, इसका उत्पत्ति स्थान है। इसका खाने योग्य भाग है पेरिकार्प। कौन सा है? पेरिकार्प इसका खाया जाता है। इस पेरिकार्प को बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति इसकी खाई जाती है। बाह्य फल भित्ति इसकी खाई जाती है, मतलब पेरिकार्प इसका खाया जाता है बेर का। फिर बेर के बाद में अपन देखते हैं खजूर। सबसे पहले ये देखते हैं कि खजूर का बॉटनिकल नेम क्या होता है। खजूर का बॉटनिकल नेम सबसे पहले अपन देखेंगे तो क्या है खजूर का बॉटनिकल नेम? फिनिक्स फोनिक्स डक्टाइलिफेरो या फिनिक्स डक्टाइलिफेरो इसका बॉटनिकल नेम होता है। और खजूर का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं। और जो खजूर की फैमिली है वो एरिकेसी है। कौन सी है? एरिकेसी है। और खजूर का उत्पत्ति स्थान है इराक। और खजूर का कौन सा पार्ट खाया जाता है? पेरिकार्प खाया जाता है। पेरिकार्प का मतलब होता है बाह्य फल भित्ति इसकी खाई जाती है। फिर अपन इसमें देखते हैं, देखो इसमें जो उत्पत्ति स्थान है, देखो एक तो उत्पत्ति स्थान है, जैसे एक तो खजूर है, खजूर का उत्पत्ति स्थान है एक तो, और एक अनार का उत्पत्ति स्थान। अपन को सेम लगता है, जैसे खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक है और अनार का कौन सा है? ईरान है। तो अपन यहाँ क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, इसका कौन सा है। तो मैं देखो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अनार जो यह है अनार के शब्द के ऊपर जाता हूँ। तो इसके अंदर देखो अनार के अंदर जो ये न लग रहा है ना, तो जो न लास्ट के अंदर जिस शब्द में लगेगा, जिस देश के शब्द में लगेगा, वो इसका उत्पत्ति स्थान रहेगा। जैसे यहाँ पर न है तो यहाँ पर देखो ईरान न, तो ये ईरान कौन किसका हुआ? अनार का हुआ। और यहाँ पर देखो लास्ट में कौन सा है? इराक का है। यहाँ पर क्या लग रहा है? के लग रहा है, तो ये किसका है? खजूर का उत्पत्ति स्थान है। अपन इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि खजूर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है और अनार का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो अनार है उसके बीच के अंदर जैसे न है, और जो उसका उत्पत्ति स्थान है उसमें जो लास्ट के अंदर उस देश का नाम ईरान है, तो उसमें लास्ट के अंदर क्या है? न है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये देखते हैं खजूर के बाद में लहसुआ। सबसे पहले लहसुआ का बॉटनिकल नेम देखते हैं। लहसुआ का बॉटनिकल नेम होता है कोडिया मिक्सा। लहसुआ का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कोडिया मिक्सा होता है। और बॉटनिकल नेम के बाद में इसमें क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं। और इसकी फैमिली होती है बोराजीनेसी। कौन सी होती है? बोराजीनेसी इसकी फैमिली होती है। और लहसुआ का उत्पत्ति स्थान भारत है। और लहसुआ का पेरिकार्प पार्ट खाया जाता है। पेरिकार्प का मतलब होता है बाह्य फल भित्ति इसकी खाई जाती है। फिर देखते हैं अंगूर। सबसे पहले देखते हैं कि अंगूर का बॉटनिकल नेम है वाइटिस वेनिफेरा। और अंगूर में क्रोमोसोम नंबर 38 पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें देखो 36 भी पाए जाते हैं। ये अलग अलग किस्मों के अनुसार इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। 36 भी होते हैं और 38 भी होते हैं। लेकिन अपन को ये पूछे कि अंगूर का में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो अपन को 38 करना है। और अंगूर की फैमिली कौन सी है? वाइटेसी है। कौन सी है? वाइटेसी। अपन वाइटेसी यहाँ से देख सकते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम वाइटिस वेनिफेरा है। तो यहाँ से ये वाइटेसी फैमिली निकली है। क्या निकली है? वाइटेसी फैमिली निकली है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इसको अपन बोलते हैं मेडिटेरियन एरिया। और इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? पेरिकार्प या प्लासेंटा खाया जाता है। क्या खाया जाता है? प्लासेंटा इसका खाया जाता है। देखो याद रखना है कि अंगूर का कौन सा पार्ट खाया जाता है? प्लासेंटा खाया जाता है। कौन सा खाया जाता है? प्लासेंटा इसका पार्ट खाया जाता है। याद रखना, पूछा जा सकता है अंगूर का कौन सा पार्ट खाया जाता है? प्लासेंटा खाया जाता है। इसके बाद में आंवला। सबसे पहले देखते हैं आंवले का बॉटनिकल नेम क्या होता है। आंवले का बॉटनिकल नेम होता है फाइलेंथस एम्बलिका। क्या होगा? फाइलेंथस एम्बलिका इसका क्या होगा? बॉटनिकल नेम होगा। या इसका ये भी होता है कि एम्बलिका ओपिशनेलिस भी होता है। एम्बलिका ओपिशनेलिस भी होता है और फाइलेंथस एम्बलिका भी होता है। आंवले में 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर 18 पाए जाते हैं। और इसका कुल कौन सा है? U4BAC है। आंवले का कुल पूछा हुआ है, जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आंवले का कुल कौन सा है, तो कौन सा है? U4BAC है। कौन सा है? U4BAC है। तो अपन को ये मोस्ट मानकर चलना है और याद रखना है कि आंवले का कुल कौन सा है? U4BAC है। और आंवले का जो उत्पत्ति स्थान है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडो चाइना। आंवले का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो चाइना है। इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है आंवले का? मीजोकार्प और एंडोकार्प खाया जाता है। कौन सा कार्प खाया जाता है? एंडोकार्प और मीजोकार्प खाया जाता है। देखो मीजोकार्प का मतलब होता है मध्य फल भित्ति।
क्या होता है, मध्य फल वीति होता है। और एंडोकार्प का मतलब क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। इसका क्या खाया जाता है, मध्य फल वीति और भ्रूणपोष इसका खाया जाता है। फिर आगे देखते हैं फालसा। फालसा का बोटनिकल नेम होगा ग्रीविया एशियाटिका या ग्रीविया सेबेनेकुलिस। ग्रीविया सेबेनेकुलिस या ग्रीविया एशियाटिका इसका बोटनिकल नेम होता है। और इसमें 2n बराबर 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36 होते हैं। और इसकी फैमिली कौन सी है, टीलियसी है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, भारत है। और इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, एपिकार्प या मीजोकार्प खाया जाता है। क्या खाया जाता है इसका, एपिकार्प और मीजोकार्प खाया जाता है। फालसे के बाद में आगे देखते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे बाद में देखते हैं, पहला अपन ने पढ़ा है वानस्पतिक आधार पर। वानस्पतिक मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बोटनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। दूसरा है कि फल प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। फल प्रकार के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हैं, इसमें अपन देखते हैं कि फल प्रकार के आधार पर इसमें जैसे बोलते हैं कि इसको बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप्स क्लासिफिकेशन। पहला अपन जैसे फल प्रकार, कौन सा फल प्रकार है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ड्रूप है। ऑस्ट्रेलिया ड्रूप है, अपन पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ड्रूप वाले कौन कौन से फल है। तो पहला फल है आम, कौन सा है, आम है। दूसरा है बेर, तीसरा है जामुन। ये हमेशा इनका जो फल प्रकार है वो ऑस्ट्रेलिया ड्रूप होगा, ऑस्ट्रेलिया ड्रूप होगा। दूसरे नंबर पर देखो आप, जो सरस है, सरस फल प्रकार है या बेरी, सरस को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। कभी कभार ये बेरी लिखा हुआ आ जाता है, सरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। तो बेरी फल प्रकार किस किस का होता है, पपीता का होता है, केले का होता है, खजूर का होता है, अमरूद का होता है, अंगूर का होता है और सुपारी का होता है। सरस या बेरी जो फल प्रकार होता है ये पपीता, केला, खजूर, अमरूद, अंगूर और सुपारी का होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि आगे तीसरे नंबर पर फल प्रकार कौन सा है। तीसरे नंबर पर है नट। नट जो फल प्रकार है वो किस किस का होता है, ये देखेंगे। नट जो फल प्रकार है, एक तो होता है काजू का। नट किसका होता है, काजू का होता है और लीची का होता है। किस किस का होता है, लीची और काजू का नट प्रकार का फल प्रकार होगा। और जो एस्पेरेडियम है, एस्पेरेडियम है वो एक तो नींबू वर्गीय फल होगा, फल प्रकार होगा। किसका होगा, नींबू वर्गीय जो भी फल है उनका फल प्रकार हमेशा एस्पेरेडियम होगा। क्या होगा, एस्पेरेडियम होगा। तो जैसे संतरा है, नींबू वर्गीय फल है, तो इनका फल प्रकार कौन सा होगा, एस्पेरेडियम होगा। फिर देखो 5 नंबर पर देखते हैं ब्लास्टा या ब्लास्टा। तो ब्लास्टा जो होता है वो अनार का फल प्रकार है। इसको कभी कभार ब्लास्टुला भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, ब्लास्टुला भी बोल दिया जाता है। तो अनार का फल प्रकार कौन सा है, ब्लास्टुला है। और फिर बाद में देखते हैं कि सीजोकार्प किस किस का है। सीजोकार्प गाजर का फल प्रकार है। किसका फल प्रकार है, गाजर का फल प्रकार कौन सा है, सीजोकार्प है। ये जेट में पूछा हुआ है, गाजर का फल प्रकार कौन सा है, तो सीजोकार्प है। फिर अपन देखते हैं कि 7वें नंबर पर कौन सा है। तो 7वें नंबर पर जो है वो कि कैप्सूल फल प्रकार कौन कौन सी फल होगा, ये देखते हैं कि कैप्सूल फल किस किस का फल प्रकार है, ये देखेंगे अपन। तो कैप्सूल किस किस का है देखेंगे। कैप्सूल एक तो है आंवले का। किसका है, आंवले का। एक किसका है, भिंडी का है। ये दोनों आंवला और भिंडी दोनों के दोनों जेट में पूछे हुए क्वेश्चन है कि आंवले का फल प्रकार कौन सा है और भिंडी का फल प्रकार कौन सा है। तो कौन सा है, कैप्सूल है। कौन सा है, कैप्सूल है। फिर देखते ये वेरी मोस्ट है, दोनों याद रखना, पूछा जा सकता है जेट में। ये वेरी मोस्ट है, इसको याद रखना। 8 नंबर पर है सोरोसिस। सोरोसिस किस किस का फल प्रकार होता है, जैसे सहतूत है, पाइनएप्पल है, अनानास है। तो इसका जो भी फल प्रकार है ये सोरोसिस होगा। इन तीनों का जो भी फल प्रकार होगा वो क्या होगा, सोरोसिस होगा। आगे देखते पोम। पोम जो फल प्रकार है ये पोम किस किस का होता है, सेव और नाशपाती का होता है। किसका होता है, सेव और नाशपाती का फल प्रकार होता है। सेव और नाशपाती का फल प्रकार कौन सा होता है, पोम होता है। कौन सा होता है, पोम होता है। सेव और नाशपाती का फल प्रकार कौन सा होगा, पोम होगा। फिर जो 10 नंबर पर अपन को दिखाई दे रहा है पेपो, ये क्या है, पेपो है। क्या है, पेपो है। जो पेपो फल प्रकार है ये खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है और लगभग जो कुकुरबिटेसी कुल के जो भी सब्जियां हैं उन सभी का फल प्रकार कौन सा होगा, पेपो फल प्रकार होगा। इनका कौन सा फल प्रकार होगा, पेपो फल प्रकार होगा। आगे देखते हैं बेरी का पुंज फल। बेरी का पुंज फल कौन सा है,
इसका आप देखेंगे अपन तो इसका कौन सा है, शरीफा है। कौन सा है, शरीफा इसका उदाहरण है। पहले अपन ने जो पढ़ा था वो बोटनिकल के हिसाब से था, दूसरा अपन ने जो पढ़ा है वो दूसरा क्लासिफिकेशन जो अपन ने पढ़ा है वो बेस्ड ऑन फ्रूट्स टाइप्स के अनुसार है, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से बांटा गया है इसको अपन देखते हैं। जलवायु के आधार पर भी ये वेरी मोस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान में जो बेर होते हैं वो बेर कौन सी इनकी जलवायु होती है और किस प्रकार की इनकी जलवायु की आवश्यकता होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला है गर्म व शुष्क जलवायु। पहला कौन सा है, गर्म व शुष्क जलवायु। अपन देखेंगे कि जो भी अपने जेट के सिलेबस में जो भी फ्रूट्स है उन फ्रूट्स के अंदर जो है वो गर्म और शुष्क जलवायु के कौन कौन से हैं, जैसे खजूर है, बेर है, अनार है, ये हमेशा शुष्क व गर्म जलवायु में के फल है। जैसे खजूर है, बेर है, अनार है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि बेर की जलवायु होती है गर्म व शुष्क जलवायु होती है, याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेर वाला। फिर दूसरा जो नंबर है वो गर्म व तर जलवायु। गर्म व तर जलवायु का मतलब ये होता है कि वहाँ जलवायु गर्म भी हो और गर्म जलवायु गर्म के साथ ठंडी भी हो। तो गर्म और ठंडी जलवायु के अंदर कौन कौन से फल आते हैं, जैसे केला है, नारियल है, अनानास है। ये पूछा जा सकता है कि गर्म व तर जलवायु या गर्म व शीतोष्ण जलवायु का कौन सा फल है, तो कौन सा है, केला है। फिर है ठंडी जलवायु। ओनली ऑन ये है कि इसमें जो ठंडी जलवायु के फल है ये जैसे सेब है, नाशपाती है, ये ठंडी जलवायु के है। किसके, ठंडी जलवायु के। ये जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार कि गर्म व शुष्क जलवायु का बेर पूछा हुआ है कि बेर की जलवायु है, तो गर्म व शुष्क जलवायु है। देखो राजस्थान की जलवायु क्या है, गर्म व शुष्क जलवायु है। तो राजस्थान के अंदर जो बेर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही होते हैं, और बेर की जो क्लाइमेट होती है वो क्लाइमेट कौन सी होती है, शुष्क व गर्म जलवायु होती है। इसके बाद में अपन 4 नंबर पर देखते हैं कि 4 नंबर पर क्लासिफिकेशन है कि फलों की परिपक्वता के आधार पर इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो है क्लाइमेट्रिक फल, दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल का मतलब यह होता है कि यदि कोई प्लांट है, क्या है, यदि कोई प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर फल लग रहा है, क्या लग रहा है, फल लग रहा है, और उस फल को अपन तोड़कर पका सकते हैं, उसको बोलेंगे क्लाइमेट्रिक। क्या बोलेंगे, क्लाइमेट्रिक। यदि कोई प्लांट है, प्लांट पर फल लग रहा है, उस फल को अपन तोड़कर यदि पका सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं, तो ये हो गया कौन सा, क्लाइमेट्रिक हो गया। जैसे क्लाइमेट्रिक के उदाहरण कौन कौन से अपन देखते हैं, पपीता है, केला है, आम है, सीताफल है और खजूर है, ये क्लाइमेट्रिक फल है। इनको देखो, जो जलवायु है इनके आधार पर 2 प्रकार से बांटा है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। ये परिपक्वता के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, परिपक्वता के आधार पर। तो इसमें एक ट्रिक्स है, देखो क्लाइमेट्रिक के अंदर ट्रिक्स ये है कि पके आम सीता खा, पके आम सीता खा। तो प का मतलब हो गया पपीता, और के का मतलब हो गया केला, आम का मतलब हो गया आम, सीता का मतलब हो गया सीताफल, और खा का मतलब हो गया खजूर। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं 5, ये पांचों के पांचों क्लाइमेट्रिक फल है। कौन से फल है, क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक फल का मतलब यह होता है कि अपन जो पौधा है उस पौधे के ऊपर जो फल लग रहा है उसको तोड़ने के बाद पका सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोड़ने के बाद पका सकते हैं, उसको बोलेंगे क्लाइमेट्रिक फल। दूसरा नंबर आया किसका, नॉन क्लाइमेट्रिक का। दूसरा नंबर किसका है, नॉन क्लाइमेट्रिक का। नॉन क्लाइमेट्रिक किसे कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब यह होता है जो फल हमेशा पौधे के ऊपर ही पकते हैं, जो फल हमेशा पौधे के ऊपर ही पकते हैं उसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। ऐसे फल जो हमेशा पौधों के ऊपर ही पकेंगे, किसके ऊपर पकेंगे, पौधों के ऊपर ही पकेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक। उनको पकने के बाद तोड़ा जाता है। ऐसे फल जो पौधों के ऊपर पकने के बाद तोड़ा जाता है उसको बोलेंगे अपन क्या,
नॉन क्लाइमेट्रिक फल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक फल बोलेंगे। जैसे उदाहरण है बेर, आंवला, नींबू वर्गीय फल और अंगूर, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल के उदाहरण है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये क्लासिफिकेशन है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट टाइप में से इनमें से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अपन जैसे ओलोरिकल्चर में भी इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यदि अपन ने सारणियाँ पढ़ ली तो यहाँ से लगभग क्लासिफिकेशन से, जैसे हॉर्टिकल्चर में जैसे पोमोलॉजी और ओलोरिकल्चर, इन सारणियों में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन इनसे मिल जाते हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब यह है कि लगभग 50 से 60% जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से 50 से 60% इन क्लासिफिकेशन अपन को जो पढ़ लिया तो उनमें से अपने जो क्वेश्चन है वो तैयार हो गए। क्लासिफिकेशन में से 50 से 60% तैयार हो गया है क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया। तो बीज पत्र के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है ये 2 प्रकार के, देखो बीज पत्र के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक बीजपत्री क्या होता है। एक बीजपत्री क्या होता है? जिसके बीज को, जिसके सीड को अपन 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते, उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री। और एक होता है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब होता है ऐसे बीज जिनको अपन 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलेंगे द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री। अब इनके उदाहरण देखते हैं अपने सिलेबस में। जो भी अपने सिलेबस में जो भी जेड के सिलेबस में फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स में से 2 जो फ्रूट्स हैं, एक तो केला और खजूर, ये दोनों के दोनों एक बीजपत्री है। कौन से है? एक बीजपत्री है। और बाकी जो सारे बच गए जो जेड के सिलेबस में हैं, जो जेड के सिलेबस में फ्रूट्स है जो सारे बच गए, वो सारे के सारे द्विबीजपत्री हैं। कौन से हैं? द्विबीजपत्री। याद रखना, मैंने ये बताया कि जेड में जो भी फ्रूट्स है उनमें केला और जो खजूर है ये एक बीजपत्री है। कौन सा है? एक बीजपत्री है। और जो बाकी सारे बच गए वो द्विबीजपत्री है। कौन से? द्विबीजपत्री है। ये पूछा जा सकता है यहाँ से, याद रखना, कंपटीशन में पूछा हुआ है कि केला एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो अपन वहाँ पर क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं कि केले में तो बीज होता ही नहीं है, तो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो ये केला कौन सा है? एक बीजपत्री है। ये केला कौन सा है? एक बीजपत्री है। और अपन अब बात करते हैं जैसे बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, इनकी बात करते हैं कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे जो कोई गुणसूत्र है, जैसे बेसिक का मतलब ये होता है आधार। बेसिक का मतलब क्या होता है? आधार होता है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर का मतलब ये होता है कि आधार गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? आधार गुणसूत्र। जैसे आधार गुणसूत्र अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले, ये बात की थी कि जैसे बेर है तो बेर में 2n बराबर कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं। लेकिन जो ये बेर होता है ना, ये चतुर्गुणित है। कौन सा है? चतुर्गुणित है, 4x है। क्या है? 4x है। अब यदि अपन इसकी आधार या बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे कि इसमें बेर के अंदर बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, बेर के अंदर बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, अपन को बेसिक क्रोमोसोम निकालना है तो ये चतुर्गुणित है। तो चतुर्गुणित है तो इसमें 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 12 आ गए। कितने आ गए? 12 आ गए। तो जो ये 12 है ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। इसके क्या है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने इसके? 12 है। एक अपन ने पढ़ा था बेर के बाद, एक पढ़ा था केला। क्या पढ़ा था? केला पढ़ा था। केले में ये पढ़ा था कि केला ट्रिप्लोइड है या त्रिगुणित है। क्या है? त्रिगुणित है। त्रिगुणित है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 33 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 33 पाए जाते हैं। और इसके जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि त्रिगुणित है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो त्रिगुणित में अपन इसमें 3 का भाग दे देंगे तो बेसिक जो इसके गुणसूत्र है क्रोमोसोम नंबर है 11 आएंगे। कितने आएंगे? 11 आएंगे। याद रखना, पूछा जा सकता है कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं और गुणसूत्र कितने होते हैं, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे अपन देखेंगे इसमें कि जो भी ये क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है उसके अंदर जितने भी क्लासिफिकेशन अपने जो पढ़ा है वो क्लासिफिकेशन वहाँ से क्वेश्चन
कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पुटअप किए जाते हैं। जैसे पुटअप किया जाता है क्वेश्चन यहाँ से अपन देखिए, इसमें पुटअप किया जाता है कि एक तो जैसे गुणसूत्र है, अपन ने जैसे पढ़ा है यहाँ पर कि जैसे लगभग लगभग 12 से 13 फ्रूट्स हैं, होमोलॉजी में कितने 12 से 13 फ्रूट्स हैं। यदि अपन ने यहाँ पर इस सारणी के अंदर, इस टेबल के अंदर अपन देखे जाए तो एक जैसे आम है तो आम के कितने क्वेश्चन बन गए, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया और 5 बन गया। एक फल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अपन ने याद कर लिया तो ये अपने 5 क्वेश्चन अपन को याद हो गए और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आम है तो आम में एक बार एना, जैसे इसकी फैमिली कौन सी होती है, एनाकार्डियेसी, ये पूछा हुआ है, आम की फैमिली पूछा हुआ है। ये गुणसूत्र भी पूछे हुए हैं इसका, तो याद रखना। ये इसका मीजोगार भी पूछा हुआ, जेड के जो 10 साल के पेपर है उसमें आप देखना कि ये सारे जो भी ये इस सारणी में जो भी लिखे हुए हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखो, वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है, वानस्पतिक नाम पूछा जाता है, क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है, इसका कुल पूछा जाता है और उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है। ये सारे क्या है, मोस्ट है। तो वानस्पतिक नाम जो भी अपने जेड के सिलेबस में है, उन फ्रूट्स का अपन वानस्पतिक नाम, गुणसूत्र और कुल और उत्पत्ति स्थान और खाने योग्य भाग, अपन ने ये सारणी याद कर ली, ये क्लासिफिकेशन याद कर लिया तो अपने 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गए। कहीं उठा के देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्लासिफिकेशन है ना, याद कर लेना बस।